हेलो डियर स्टूडेंट, अपेक्स सैनिक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम अभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जिसमें मैथ्स के पोर्शन में हमने आरएमएस 2024 का पेपर पार्ट फर्स्ट में हमने 25 क्वेश्चन लिए थे। टोटल 300 में से 50 क्वेश्चन आते हैं बच्चों मैथमेटिक्स के। ईच क्वेश्चन का जो नंबर होता है, 1 नंबर का वेटेज होता है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। 2024 का जो पेपर था उसके हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे पार्ट 1 में। आज जो हम पार्ट 2 पे चर्चा करें, जिसमें बाकी जो 25 क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम एग्ज़ाम के अंदर टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए शॉर्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, वो हम इन सभी पे बातों पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के अंदर जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं हम सबका चर्चा कर रहे हैं। अभी जैसे 3 बजे जो हमारी ये क्लास मैथ्स की रहने वाली है, 3:45 पे जो है इंग्लिश की क्लास रहने वाली है। तो बच्चों आप सब जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए और जितने भी बच्चे आपके साथ में हैं उनसे भी आप इन क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि जो अभी 7 एग्ज़ाम को होने वाले 7 दिसंबर को जो होने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज रहने वाली है। ठीक है। आरएमएस 2024 में जो अब जो होने वाला 25 का है, आरएमएस 2024 क्लास 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स का पेपर रहने वाला है उसका हम आज पार्ट टू पे चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर है वहाँ पे उस एग्ज़ाम के अंदर ये 126 क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक की क्वेश्चन की सीरीज में क्या है बच्चों, वहाँ पे मैथ है। तुम लोग भी प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से, आरएमएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसमें एडवांस अर्थमेटिक सारे क्वेश्चन के अंदर हम बाय ट्रिक्स सब पे चर्चा करेंगे। जैसे आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है पहला, वो एडवांस मैथ का क्वेश्चन है हमारे पास पेपर। इसका जो डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इन द गिवन फिगर, हम एक फिगर बना देते हैं। इसका जो फिगर रहने वाला है ओरिजिनल पेपर के अंदर, इसका बच्चों जो फिगर है, 2 पैरेलल लाइन है इसमें दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, ये जो 2 पैरेलल लाइन है, इन 2 पैरेलल लाइन के अंदर आपको बताया हुआ है इसमें डायग्राम बना देता हूं मैं। ये है पहला कोण, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण है, ये चौथा कोण है, ये यहाँ पे 5वां, यहाँ पे 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम इसका दिया हुआ है। ठीक है। इन द फिगर एंगल 3 ये रहा बच्चों, इसको दिया हुआ है 50 डिग्री। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 8। तो एंगल 8 जो है, एंगल 8 जो है कहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे है। ये आपको ज्ञात करना है। और ये आपको जो है, ये आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना रहने वाला बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा। अगर इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि अगर एंगल 3 डिग्री ये कितना है 50 है, तो एंगल 4 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 में से 50 कम करोगे तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और ये अगर 130 डिग्री है 4, तो एंगल 8 भी जो है ये भी इसका कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। तो इसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एंगल 4 जो है वो बराबर है एंगल 8 के। तो जो एंगल 4 अगर 130 है, तो एंगल 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको डायग्राम देख के ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा डायग्राम हो तो आपको क्या क्या सोचना पड़ सकता है। आपके सिलेबस के अंदर, सिलेबस में लाइन एंड एंगल नाम से ज्योमेट्री का पहला पार्ट है, लाइन एंड एंगल, जिसके अंदर 2 पैरेलल लाइनें हो। मान लो 2 क्या हो, पैरेलल लाइनें हो। तो 2 पैरेलल लाइनें हो जहाँ पर
कुछ 2-3 कोरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इस प्रकार से एंगल बनते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अभी जैसे और ये एंगल जो वर्टिक्स एंगल होते हैं ये और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें जो मेन अहम मुद्दा रहने वाली मेन बात जो है, मेन बात बच्चों ये है कि जहाँ पे जेड बनता है, जहाँ पे क्या बनता है, जेड बनता है, तो उस एंगल को आप बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, जहाँ जेड बनता है यानी ये जो एस बनता है ऐसा या फिर ऐसा, इसे आप अल्टरनेट बोलते हैं। और अल्टरनेट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब भी आपके ये जो दो एंगल है यहाँ पे, ये 180 डिग्री पर टिके हुए हैं, एक ये और दूसरा ये, तो ये दोनों जो एंगल हैं, जैसे मान लो ये थीटा हो गया और ये वाई डिग्री हो गया और ये एक्स डिग्री हो गया, तो जो एंगल एक्स है और एंगल वाई है, ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर एक दिया हो तो दूसरा आप 180 में से घटा सकते हो। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये और ये एंगल भी दोनों आपस में क्या है, वर्टिक्स है, और ये भी एंगल भी क्या है, वर्टिक्स है। जहाँ पर आपको बोला जाएगा, जैसे मान लो ये ए लाइन है, ए बी, और ये लाइन सी डी है, तो सबसे पहले आपको ये बोला जाएगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये जो चिन्ह है ये पैरेलल लाइन का होता है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे जो ई और एफ मान लो मैंने दे दिया ई और एफ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन उसको बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन उसको बोलते हैं। जो तिर्यक रेखा है, इसको हिंदी में तिर्यक रेखा के नाम से हम बोलते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा जब ऐसे काटती है तो अल्टरनेट एंगल जो जेड के माध्यम से बनता है, और कोरेस्पोंडिंग इंटीरियर कोरेस्पोंडिंग एक्सटीरियर कोरेस्पोंडिंग एंगल यहाँ पे सारे इस प्रकार से बनते हैं, जिसमें आपको 180 डिग्री का ध्यान रखना है। अगर एक की लाइन पे दो एंगल है, एक दिया है, तो उसको घटाएंगे आप 180 में से, तो दूसरा एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ए क्यूब हैज ऑल इट्स फेस पेंटेड रेड। कोई भी एक क्यूब है, जैसे आपको एग्जाम में ये दिया हुआ है, इसके सारे फेस जो है बच्चों, देखो क्यूब के अंदर आप इनको क्यूब एंड डाइस के अंदर भी पढ़ते हो, तो ये सारा रेड से रंगा हुआ है ना, ये सारे के सारे फेस है। तो एक क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं, फेस यानी फलकें कितनी होती है, 6 फलकें होती है। जैसे 1 2 3 ऐसे 6 फलकें होती है क्यूब के अंदर। अगर आप ये वर्गाकार आप 6 सीट लेके सबको आपस में चिपकाते हो, तो इससे क्या बनता है, घन बनता है। ठीक है, इस घन में 6 फेस होते हैं, एज इसके कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि कॉर्नर इसके 8 कोने होते हैं, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। और एज जो होते हैं, एज यानी भुजाएं यानी किनारे जो होते हैं, किनारे बच्चों 12 होते हैं, यानी कितनी लाइनों से ये बनता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये 12 किनारे होते हैं। अभी ये रेड कलर से रंगा हुआ है, लेकिन एक कोने को आपने ऐसे काट दिया, तो काटते ही क्या होगा, जो ये पार्ट है, जो काटा हुआ पार्ट है, अंदर तो पेंट गया नहीं, तो ये अंदर वाला जो फेस है, ये है ना, ये फेस आपको अनकलरफुल यानी इसमें कलर नहीं लगा हुआ रहेगा, ये आपको बिना कलर का दिखेगा। बाकी यहाँ सब जगह क्या है, ये रेड लगा हुआ है, यहाँ रेड कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, 6 की 6 पलकों पे कलर रेड है। लेकिन जो ही आपने कलर को वहाँ से काट दोगे तो एक फेस और जो ये जो 3 किनारे हैं 1 2 और 3, ये 1 2 और 3 3 एज, इस पे भी कलर जो है नहीं दिखेगा। तो इसका जो ऑप्शन है 2 एज एंड 1 फेस, 1 फेस सही बात है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये क्या है, ये बात गलत है। 3 एज बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 फेस गलत हो जाएगा। 3 एज एंड 1 फेस बिल्कुल ठीक है। 3 एज कौन सी हो जाएगी, ये, और एक 1 फेस कौन सा हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 एज एंड 2 फेस बिल्कुल गलत बात है, तो इसका जो ऑप्शन है स्टेटमेंट जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
किसी भी क्यूब को आप सारा पूरे चारों तरफ से पेंट करके काटोगे तो पेंट अंदर की तरफ तो जाएगा नहीं। तो जब जो ही इसका पार्ट हटाओगे तो आपको ये जो वन एज, एक किनारा, दो किनारा और तीसरा किनारा आपको क्या दिखेगा, बिना कलर किया हुआ दिखेगा। और इसके अंदर जो एक त्रिकोण, ये ट्रायंगल शेप में जो एक फेस दिख रही है आपको, ये कलर में कलर, ये इस पे रेड कलर नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका वन फेस 3 एज और वन फेस हो जाएगा इसका आंसर। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे सर्किल का एरिया दिया हुआ है, और जब एरिया ऑफ सर्किल की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी वर्ताकार आकृति हो, कोई समतल आकृति हो, चाहे उसकी कितनी भी आर हो, रेडियस हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका जो एरिया होता है वो हमेशा इतना यूनिट स्क्वायर होता है। और ये आपको जो एरिया का जो फॉर्मूला दिया है, ये आपको इसका जो वैल्यू देख रखा है कि एरिया कितना दिया हो बच्चों, 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 154 सेंटीमीटर किसका एरिया है, सर्किल का है। और सर्किल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो हमें क्या चाहिए, इसने बोला कि डायमीटर कितना है। डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है कि रेडियस आर का दुगुना होता है। क्या होता है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए आर। कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर, तो ये क्या हो गया 22/7, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। इसको हम इधर उधर ट्रांसफर करेंगे पाई की वैल्यू को, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 154/22/7। तो दो फ्रैक्शन एक साथ नहीं आएंगे, जो यहाँ अपॉन 7 आने वाला था वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये जो सारा का सारा है ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये 22 की टेबल से 2 बार, और ये 22 की टेबल से 14 बार, ये 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 की टेबल से 7 टाइम। क्या बचा आपके पास में फाइनल, आपके पास यहाँ पे फाइनल बचा है 7 × 7। क्या बचा है, 7 × 7 जो है आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आर कितना आ गया बच्चों, आर स्क्वायर है 7 × 7 है, इसलिए आर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है, हमने इतना पूरा डिटेल से किया है। शॉर्ट मेथड इसका ये है कि जब एरिया आपका 154 हो तब रेडियस आएगी, रेडियस 7 आएगी। और अगर एरिया दे रखा हो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपकी रेडियस 14 रहने वाली है। ये दो चीज़ें हमेशा याद कर लीजिए कि जब रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, और जब रेडियस 14 हो तो सर्किल का एरिया 616 यूनिट होता है। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी आंसर बन जाएगा। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 7 दिया हुआ है, इसलिए इसका डायमीटर जो है, डायमीटर डी वो रहने वाला है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होता है, रेडियस इतना होता है, और डायमीटर जो होता है ये इसका दुगुना होता है। ठीक है बच्चों, डायमीटर सेंटर से गुजरता है तो रेडियस, और रेडियस कितना हो जाएगा, 2 रेडियस होता है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर, इतनी लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी एडवांस मैथ का है, जो आपके सिलेबस के अंदर ज्योमेट्री की बात होती है, जियोमेट्री की बात होती है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, यानी दो ट्राइंगल दिए रखे हैं आपको, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। तो जब दो त्रिभुज दे दे आपको तो या तो कांग्रेसी की बात या फिर सिमिलरिटी की बात होती है। कांग्रेस यानी सर्वांग समता, सिमिलरिटी यानी समरूपता। DABC है एक, तो ABC, और एक है DE और F। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है कि AB, इस ट्रायंगल पहले का AB और दूसरे का DE। AB यानी ये एंगल और ये एंगल, ये साइड DE आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, BC और EF, BC और EF ये दोनों आपस में बराबर है, तो एक साइड, ये साइड है बराबर है, और ये साइड है जो है वो बराबर है। विच ऑफ द कांग्रेसी सेट, अभी एक और इसमें क्या दिया हुआ है, ABDE बराबर है, एंड ABC, एंगल ABC एंड DEF ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो बच्चों,
जब किसी एंगल ऐसे ए बी सी दिया हो, एंगल ए बी सी, मैं थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। एंगल ए बी सी का मतलब है कि ये दो साइडों से बना, कौन सा, बीच वाली को डबल लिख दो आप, ए बी और बी सी। यानी कभी भी कोई एंगल की बात करें, ऐसे लिखा हुआ हो कहीं पे एंगल ए बी सी, 3 डिजिट दे रखे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए का लेना है या एंगल बी लेना है या सी लेना है? या तो ए बी सी तीनों ही नाम आए हुए हैं, तो जो बीच वाला है, बीच वाला जो डिजिट है या अल्फ़ाबेट है बी, तो इसमें जो है इसको आप डबल लिखिए, यानी इसे दो साइडें दिखेगी आपको लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। तो इससे एंगल कौन सा बनेगा? इससे एंगल ये बनेगा। और डी ई एफ, तो इसमें भी आपको डी ई और ई एफ, यानी बीच वाले अल्फ़ाबेट को 2 बार लिखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी लाइन सेगमेंट है, एक डी ई और एक ई एफ है। तो डी ई और ई एफ, इतना सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हो बच्चों। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में देखो, एक तो साइड बराबर है, साइड दोनों में बराबर है, फिर क्या है, फिर इसके अंदर एंगल बराबर है, कोई एक एंगल बराबर है, और फिर इसमें क्या है, इसमें एक फिर से एक साइड बराबर है। ये क्या होता है, साइड एंगल साइड। यानी जब भी आपको कुछ प्रूफ करना हो, ऐसा कि दो एंगल की जब कंपैरिजन कर रही हो और आप कह रहे हैं कि कौन कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग समता, सर्वांग सम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और जो सिमिलरिटी होते हैं, सिमिलरिटी को बोलते हैं समरूप। तो अभी कांग्रेसी की बात हो रही है, तो ये सारे रूल जो है, तीनों साइड अगर दो ट्रायंगल दे रखे हो और उनकी तीनों साइडें बराबर हो, तीनों की, कि यानी ये आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो उन एंगल को क्या, उनको जो दोनों ट्रायंगल को है, कैसा कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे आप? ट्रिपल साइड है ना, साइड 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 तीनों की बराबर है। अगर साइड एंगल साइड है, तो जैसा कि अभी अपना ऑप्शन आंसर आ रहा है, साइड एंगल साइड, यानी एक एक साइड फिर एंगल और फिर ये नीचे वाली दोनों बेस साइड बराबर है। तो आपको कौन सा लिखना है कि एंगल और एंगल साइड एंगल के थ्रू दोनों एंगल ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या है, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर यहाँ दो एंगल बराबर होते कोई, यानी ये एंगल और ये एंगल, कोई दो और एंगल होते, तो आप इसमें क्या करते, सी करते, और एक साइड बराबर होती है। अगर दो एंगल और एक साइड बराबर हो, बीच में एंगल दे रखा हो, है ना, तो उससे आप कौन सा करते, आप डी ऑप्शन करते। अभी आपने बी सिलेक्ट क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड, इसका मतलब SAS, इसको शॉर्ट में बोला गया है, ऑप्शन में शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखो। तो हम भी यहाँ पे जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे कि साइड एंगल साइड बराबर है, इसमें ये कांग्रेसी का रूल जो है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, A and B can complete a task together in 14 days। ये बच्चों जो है क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे मिश्र अनुपात में, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल के अंदर भी आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको इसके रेशियो के अंदर भी मिलेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन के थ्रू। A and B can complete a task together in 14 days। A alone can finish the task in 21 days। In how many days we complete the same task in alone। यानी आपको यह पूछा है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं। एलसीएम का मतलब है कि ए और बी दोनों के लिए एक समान संख्या सोचना। समान संख्या सोचने का मतलब होता है बच्चों कि दोनों के लिए एक कॉमन मल्टीप्लाई ले लेना, है ना। दोनों के लिए हम समान बात क्या सोचें, नंबर ही सोचना पड़ेगा। तो जो नंबर कॉमन सोचते हैं दोनों के लिए, तो वो हम, जैसे इसका तरीका होता है सीधा सीधा, ए और बी और ये बी, ए और बी मिलकर किसी काम को, तो मैंने ए और बी मिलकर टुगेदर का मतलब गणित में होता है बच्चों प्लस, इन 14 डेज, ए और बी दोनों मिलकर 14 दिन में किसी काम को पूरा करता है। ए एलोन, ए अकेला उस काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी मैंने ये ए एलोन ए है ना, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 21 डेज में पूरा कर सकता है। दोनों, है ना, उसी काम की बात कर रहे हैं, द सेम वर्क। इसका मतलब हुआ कि दोनों के लिए कोई एक काम सोचना पड़ेगा अपन को। 14 और 21 के लिए हमें यहाँ पे काम की बात की जाती है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे इनका, इन संख्याओं का लसअप है, यानी दोनों के लिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर लेते हैं अपन कॉमन। तो दोनों 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, उन ग्रुप का जब हम एक कॉमन नंबर सोचते हैं
तो एक ऐसा नंबर सोचना पड़ता है जो 14 की टेबल में भी आए और 21 की टेबल में भी आए। यानी सीधा सीधा हम सोचेंगे 42 यानी 14 के पहाड़े में तीसरी बार आएगा, 21 के पहाड़े में दूसरी बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन है। हम यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क के थ्रू बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो एलसीएम होता है उसको हम कह देते हैं कुल कार्य। यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है बच्चा, क्या होता है, टोटल कार्य होता है, कुल कार्य। मान लो 24 काम है, 24 यूनिट काम है और हमने इसको कह दिया, हम जो बिल्कुल इजी वे में समझना चाहते हैं, मैक मैथ्स इजी, हम इजी बनाना चाहते हैं पढ़ कर, ना कि किसी चीज़ को हार्ड बनाना है या कॉम्प्लिकेटेड कर दें। कुल काम है, हम जैसे दैनिक जीवन में ईंटें बनाते हैं, ईंटें चुनते हैं, कहीं पे ईंटें चुनाई करते हैं, कारीगर काम करते हैं, तो उसके थ्रू अगर हम माने कि मान लो 42 ईंट लगानी है, कितनी ईंट लगानी है बच्चों, 42 ईंटें लगानी है, और दोनों ये 14 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों कितनी ईंट लगा रहे होंगे पर डे कि उसको बोलते हैं कैपेसिटी। और ये जो ए अकेला है वो 21 दिन में 42 ईंट लगा रहा है, तो तुम सोचो ये पर डे कितनी लगा रहा है, ये पर डे 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। मान लो बी अकेला ही होता और इस काम को करता, तो बच्चों ये बताओ कि ए और बी दोनों कितनी लगा रहे हैं, 3, उसमें से ए की कितनी है, 2, तो पीछे बी की कितनी बची है, 1 ईंट पर डे। यानी दोबारा सुन लो, ए और बी दोनों ईंट लगा रहे हैं 3, जबकि ए उसमें से ए का हिस्सा कितना, ए 2 लगाता है, तो पीछे 3 में से 2 घटाओगे तो बी का कितना आएगा, 1 डे। इसकी कैपेसिटी आ जाएगी बी की कि 1 ईंट लगाता है। अब बी से जब काम करवाना चाहते हो, कितना काम है, पूरा 42 है, और वो प्रतिदिन 1 ईंट लगाता है, तो 42 ईंट लगाने में उसे कितने दिन लगेंगे बच्चों, 42 डे लगेंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी। टाइम एंड वर्क को आप पूरे टाइम एंड वर्क टॉपिक है उसका 100% भाग आप एक मेथड से करते हैं और उसे बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड से हम यहाँ पे करवाते हैं बच्चों। और जो एलसीएम मेथड होता है उसको इस तरीके से आप डिजाइन करके रखते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि सर बी का हमें समझ में नहीं आया कि बी की आपने कैसे निकाली है, तो मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देता हूँ डिटेल में कि ए और बी दोनों ईंट लगाते हैं 3, उसमें से ए कितनी लगाता है बच्चों, उसमें से ए को घटा देंगे और ए लगाता है 2, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे जो बी की बचेगी, बी की कैपेसिटी आ जाएगी, कैपेसिटी ऑफ बी, तो ये बी की कैपेसिटी 1 हो गई। ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ए और बी दोनों 14 दिन में, ए अकेला 21 दिन में, तो दोनों की क्षमता जो है 3 लगाता है और ये 2 लगाता है। बी अकेले लगाएगा तो 1 ईंट लगाएगा, 42 दिन में 42 ईंट लगा के काम को ख़त्म कर देगा। एक क्यूबॉइड हैज़ डायमेंशन, देख एक बात इसमें और बच्चों, ये जो टाइम एंड वर्क है, यहाँ पे ए और बी, अभी यहाँ पे कौन है, वेजर मजदूर है। यहाँ पे कभी हो सकता है टैब, नल, नल वाले में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पाइप और सिंटेक्स टॉपिक से। A cuboid has dimension 12 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. How many cube of side 2 centimeter can be cut off for? जब भी बच्चों कट की बात करें, आप क्यूबोर्ड को काटना चाहते हैं, क्यूबोर्ड की साइज क्या है, क्यूबोर्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक ब्रिक्स है, इस प्रकार की कोई ब्रिक्स है, ये कोई ब्रिक्स है इस प्रकार की, जिसका डायमेंशन एक 12 है, एक 8 है और एक कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आप अंदर से काट के आप क्या करना चाहते हो, इसको आप काट के क्या करते हो, 2 पार्ट में काटते हो। 8 है तो ये 8 कितने, 2 पार्ट में कट जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ये कितना है, ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आप 2-2 सेंटीमीटर के गैप से काटोगे तो 12 से कितना कटेगा, 12 से कितने, ये मैं दूसरा चेंज करता हूँ आपको दिखाई दे ताकि 12 के 2-2 पार्ट करोगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 12 के, एक तो 12 है बच्चों, एक 8 है जिसके 2 पार्ट, और एक क्या है, 6 है जिसके 2 पार्ट। मैं आपको सीधे तरीके से बताता हूँ, शॉर्ट तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। 12 सेंटीमीटर को आप 2-2 में काटोगे तो इसके बच्चों 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। ठीक है, आपको इतना नहीं करना है, मैंने ऐसे ये समझाने के लिए किया है। ठीक है, ये समझाने के लिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सीधा क्या करना है,
12/8/6 को आप 2 में काटना चाहते हो तो इसका सीधा ट्रिक है कि इनमें सब में 2 का करोगे तो जो नया क्यूब आएगा, जो छोटे छोटे क्यूब आएंगे तो उसका जो कन्फर्म जो क्यूबॉइड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ से 6 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। तो ये जो इसका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आप एक आंसर बनाओगे। क्या बनाओगे? 6 चौके 24, 24 दिए 72। तो टोटल यहाँ पे कितने कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द हाउ मनी क्यूब्स, यानी छोटे छोटे क्यूब कितने बचे जो है ये क्यूब्स बनेंगे आपके 72 आंसर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर में काट रहे हो तो सब में 2 से वहाँ एग्जाम के अंदर जो आपको पेपर मिलेगा आपको ये सब कुछ नहीं करना है। इससे भी सीधा तरीका ये है, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे तो वो सारे के सारे इतना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 2, 8 एंड 6, आपको 2 में पार्ट करना है। तो यहाँ से आपको 6, यहाँ से आपको 4 और यहाँ पे आपको 3। कॉन्फिडेंस के साथ आप 72 करके आंसर कितना आएगा? है क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। इतना सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अच्छा, ये इसमें स्टेटमेंट है बच्चों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को घुमाओगे शेप रोटेशनल। कैसे शेप? एक तो रेक्टेंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, एक ट्रायंगल ले लो और एक काइट ले लो। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। क्या है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं? 4 भुजाओं से, कुछ 3 भुजाओं से। यानी मैं सबको शॉर्ट में चतुर्भुज हो गए, त्रिभुज हो गए, इन सब को मैं क्या कहता हूँ? और जो ट्रायंगल होते हैं इन सब को मैं कहता हूँ पॉलीगॉन। इन सभी आकृतियों को क्या कहते हैं? जितनी भी समतल ज्यामितीय आकृतियां बनती है जिसमें 2 से ज़्यादा पॉइंट अलग अलग कोलिनियर हो, यानी एक लाइन में नहीं हो, तो त्रिभुज बनता है, स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है। ये कह रहा है कि इनको अगर आप रोटेशनल घुमाओगे, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसके यहाँ पे बीच में छेद करके आप इसको रोटेशनल घुमाओगे तो कितनी बार सेम पोजीशन रहेगी। यानी आप इसमें जैसे रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया और एक ट्रायंगल हो गया और एक काइट हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो रेक्टेंगल जो है उसको सेम पोजीशन में घुमाओगे तो जैसे ये रेक्टेंगल ऑप्शन ए जो है, इसको जब आप यहाँ से ऐसे रोटेट करोगे तो बिल्कुल आप 90 डिग्री घुमाओगे तो ये इस पोजीशन में रहेगा, 180 डिग्री घुमाओगे तो इस पोजीशन में रहेगा, 270 डिग्री घुमाओगे तो इस पोजीशन में रहेगा, और वापस जब 360 डिग्री घुमाओगे तो इस पोजीशन में रहेगा। यानी ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री घुमाओगे आप, ये रोटेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? रोटेट। 270 डिग्री घुमाओगे या 360 डिग्री घुमाओगे, सेम पोजीशन पर कौन कौन सा रहेगा? एक तो 180 डिग्री रहेगा और एक 360 डिग्री रहेगा। यानी रेक्टेंगल जो है 2 पोजीशन में सेम दिखाई पड़ेगा, 360 डिग्री। 2 चीज हो गई। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला ऑप्शन, मैं सारे ऑप्शन समझा देता हूँ। हमें जो क्या है कि हो सकता है इस बार आंसर बी बने, सी बने और अगली बार डी बने जाए, तो आपको इसका सबका ध्यान रखना है। हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में बच्चों जब भी आप स्क्वायर है, ये चारों साइडें जब सेम है तो आप कैसे भी घुमाओगे, चाहे 90 डिग्री घुमाओ, चाहे इसको आप 180 डिग्री घुमा दो, चाहे आप 270 डिग्री घुमा दो, चाहे 360 डिग्री घुमा दो, ये सेम ही दिखाई देगा क्योंकि चारों भुजाओं में ये सेम ही स्थान घेरता है। ठीक है, आप चाहे 90 डिग्री घुमाओ, चाहे आप 180 डिग्री घुमाओ, है ना। जैसे ये ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आप इसको ऐसे बीच में कहीं मान लो एक वर्गाकार स्क्वायर शीट लेके उसके बीचों बीच पेन डाल के उसको आप घुमा घुमा के देखोगे तो 390 डिग्री घुमाओगे, 360 डिग्री घुमाओगे, चाहे 270 डिग्री घुमाओगे, बिल्कुल विपरीत कर दोगे 180 डिग्री घुमाओगे तो सब में सेम पोजीशन दिखाई देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हाईएस्ट सिमेट्री, यानी सिमेट्री हाईएस्ट ऑर्डर। इसमें आपको जो मिलेगा, इसमें मिलेंगे आपको 4, 90 डिग्री, 180 डिग्री में भी ऐसा ही दिखेगा पोजीशन, 270 में भी ऐसे ही दिखेगा और 360 में भी वही दिखेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं एक एक चीज़ सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका जो है, हमने जो टारगेट बनाया है कि जो पिछले एग्जामों में जो पेपर आ रहा है उनका क्या लेवल है
और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी इस लेवल की तैयारी है तो आप बिल्कुल ये एकदम ये कंफर्म रहिए कि आपका सिलेक्शन होने में कोई 1% भी आपके खामी नहीं है, ठीक है। और अगर इस प्रकार का लेवल नहीं है तो आप इस प्रकार का लेवल बनाना पड़ेगा, आपको बनाइए, ठीक है। और उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर बच्चों जब शेप बनेगा तो ये जब इसको घुमाओगे ना आप, इसको आप जैसे घुमाओगे, यहाँ ए है, फिर आपने इसको घुमा दिया और आपने ए यहाँ ले लिया सिमेट्रिक पोजीशन में, तो सिमेट्रिक ऑर्डर में आप देखोगे तो ये जो है 3 बार ऐसे होगा, 120 डिग्री, 360 में आप 3 ट्राइंगल है ना, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। इसका आंसर जो बनेगा ये 3 बार होगा, 240, 360 डिग्री, ठीक है। और काइट जो है, काइट का ऐसा पॉसिबल नहीं है एक भी, है ना, काइट का एक भी पॉसिबल नहीं है कि सेम पोजीशन आप सिमेट्री ऑर्डर में इसको घुमाओ तो हाईएस्ट कितने ऑर्डर आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा कि ये सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बच्चों ये है कि किसी ज्योमेट्रिक फिगर को आप घुमाओगे, किसी एंगल पे घुमाओगे तो वो सेम 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 पोजीशन में सिमेट्रिक पोजीशन हाईएस्ट ऑर्डर कितने बनेंगे, ये आपको देखना है, ठीक है। अब मुझे आप खुद आंसर बता दीजिए कि आंसर इसका कौन सा बनने वाला है। इसका एक भी नहीं है, इसके 4, इसके कितने बने हैं, इसके 2 बने हैं, इसमें हाईएस्ट कितने बने हैं, 3 बने हैं, और स्कोर में हाईएस्ट कितने बने हैं, 4 बचे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आप सब भी, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिक ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर में बनते हैं, 4 बनते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। नेक्स्ट, इन ए ट्रेपेजियम ABCD लेंथ ऑफ AD। अब ये सारा आप जब भी पढ़ना शुरू करते हो इसको, तो यहाँ से इतना सब पढ़ के थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पे नज़र घुमा के देख लीजिए कि एरिया ट्रेपेजियम का पूछा है। क्या पूछा है, ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है। तो हम सीधी सी बात है कि ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ट्रेपेजियम कैसा होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइडें क्या हो, 2 साइडें पैरेलल होनी चाहिए। जैसे A और B यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे AB क्या है, A और B पैरेलल है, और 2 साइडें पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो होती है ये एक हाइट होती है, क्या होती है, एक हाइट होती है। ये होता है ट्रेपेजियम, ये क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। एक स्क्वायर से जब आप ऐसे बना देते हो कोई चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो उसे आप बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अगर आयत से आप ऐसा बना देते हो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो उसे आप बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या नाम देते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज। तो 2 ये हो गए, और एक स्क्वायर हो गया, वर्ग भी चतुर्भुज है, और एक रेक्टेंगल भी क्या है, चतुर्भुज है। 1 2 3 4 और ये 5th, ये 5, ये 5 हो गए। और एक होता है काइट, है ना, इसको भी आप कभी कभी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चतुर्भुज के अंदर पढ़ोगे। काइट में क्या होगा बच्चों, 2 साइडें ये और ये 2 साइडें बराबर होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अब की बार क्वेश्चन किसके बारे में, इन 5 में से किसके बारे में आया, ट्रेपेजियम के बारे में आया। तो आपको क्या काम बनता है, आपने सर कहा था क्लास शुरू हुई थी तब कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब तैयारी शुरू करते हैं तो हमें सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे क्या करने चाहिए, नोट्स तैयार करने चाहिए, क्लासेस देख देख के, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, दूसरा स्टेप, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के जो 3 स्तंभ बताइए उसमें आपने एक तो क्या कर लिया, तैयारी कर ली। दूसरा क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, पुराने जो PYQ है, PYQ अभी अपन ले रहे हैं, अभी हमारी पोजीशन PYQ लेने की है क्योंकि एग्जाम अब क्या है, सर पे आ गया है। PYQ से हमें क्या डायरेक्शन मिलता है सर, हमें डायरेक्शन ये मिलता है कि हमें रिवीजन कैसे करना है, किसका करना है, ये मैंने बताया था। तो आपको अगर ये भी पता नहीं है कि हमें सर डायरेक्शन तो पता ही नहीं चल रही है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि इस बार जैसे ट्रेपेजियम के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है, तो क्वाड्रिलेटरल है ये, और क्वाड्रिलेटरल होता है 5। तो इस बार अब की बार आपको ये 2024 में ये पूछा है, तो आप 2025 के लिए आप इसका ये 2025, ये 2025 और ये 2025, आप इनमें से इन चारों को आप किसके लिए तैयार करके रखिए, इनको आप 2025 के लिए तैयार करके रखिए। ये तो हम पढ़ रहे, हो सकता है कि ये सेम रिपीट हो जाए। सेम का मतलब ट्रेपेजियम का ये आंकड़े चेंज हो जाते हैं, 7, 11 और 5 ये चेंज हो जाते हैं बाकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान कर, ये आप 2025 के, यानी आपको डायरेक्शन मिल रही है कि 24 में ट्रेपेजियम पूछा है तो 25 में हो सकता है बाकी वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर ले। ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों, ताकि आप हार्ड वर्क की बजाय क्या करो, स्मार्ट वर्क कर सको, ठीक है।
ये जो ट्रेपेजियम है इसके बारे में इसने बोला है कि ये ABCD जो है ये एक ट्रेपेजियम है, इसमें AD है ना, AD, और ये AD जो है ABC और D। AD कितना दिया हुआ है? AD दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और BC कितना दिया हुआ है? BC दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। AN यानी आपकी जो कहीं पे हाइट है यहाँ पे A से N तक ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बाय द वे आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है, तो जो जो डाटा दिया है उसी से मुझे आइडिया आ जाएगा कि दो पैरेलल लाइन दी हुई है और उसकी एक हाइट दी हुई है। तो इसका जो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया निकालने का, वो आपको अगर याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 1/2 और जो पैरेलल लाइन है, जैसे मान लो पैरेलल लाइन है यहाँ पे A और B, पैरेलल लाइन ये जैसे मान लो ये एक ये हो गई, मैं इसको अलग कलर से डिनोट करता हूँ। एक तो पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, तो ये कितनी है बच्चों? ये है 7। तो जो पैरेलल लाइनें हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल लाइन 7 और 11, 7 + 11 ब्रैकेट में बंद करेंगे, पहले इनका सम करेंगे, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसमें जो है बोर्ड मास का नियम है। हाइट कितनी दे रखी है बच्चों इसमें 5 दे रखी है। 1/2 इंटू ये 18 इंटू 5, बिल्कुल नॉर्मल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रेपेजियम की पैरेलल लाइन ये है और हाइट ये है, तो आप वैल्यू रखिए फॉर्मूले में। पैरेलल लाइन कौन कौन सी 7 और 11 है, तो इनका आपको क्या रखना है? वैल्यू फॉर्मूले में रख देना। हाइट कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। जो जो वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2 की टेबल से 9 टाइम। 1 × 1 1/1 का कोई बेनिफिट नहीं, 9 × 5 यानी 45 क्या है? सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया जो होता है हमेशा इसके स्क्वायर लगता है। हिंदी में वर्ग सेमी और इंग्लिश में आपको क्या स्क्वायर बोला जाएगा, और गणित में आपको इस प्रकार से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसका जो आंसर बनेगा 45 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम का आपको इससे अभी अब क्लास देखने का क्या फ़ायदा है कि ट्रेपेजियम का जो एरिया है, दो पैरेलल लाइन ए बी हो और उसकी हाइट ऐसे हो, तो आप इसको इस प्रकार से इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। ठीक है। एक लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स है वो डिवाइडेड इनटू, यानी आपको जो फिक्शन की बुक है 60, नॉन फिक्शन की है 30, बायोग्राफी की है 10, और ये टोटल कितनी हो गई बच्चों? ये टोटल हो गई है 100 हो गई है। हमें क्या ज्ञात करना है? व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ बायोग्राफी इन द पाई चार्ट। पाई चार्ट हमें बना के बताना है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको क्या करना है, मैं एक बार सीधा शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ जल्दी जल्दी क्या करना है। पाई चार्ट में होते हैं 360 डिग्री। कितने होते हैं बच्चों? 360 डिग्री। और ये कितना है? 100 है। 100 में से आपको क्या पूछा है? बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी की कितनी है? 100 में से 10 बुकें हैं। 100 में से कितनी है? 100 में से 10 बुकें हैं। 10 ऑफ 100, 100 बुक में से बायोग्राफी की 10 है, तो 360 डिग्री में से कितना हिस्सा कवर होगा? तो 360 में से कितना होगा बच्चों? ये 1 टाइम 10 टाइम, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 36 डिग्री आपको बताना पड़ेगा। जो 360 डिग्री का आप सेंटर पाई चार्ट बनाओगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा 36B। ठीक है। आप चाहते हैं कि सर डायग्राम बना के एक बार समझा दीजिए, पाई चार्ट का थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए। तो ये पूरा सेंटर एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री सेंटर में, यानी ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है। ठीक है। इसमें आपको 3 पार्ट में बनाना है इसको। एक तो बनाना है 10%, एक बनाना है 30%, और एक बनाना है 60%। ये हो गया 60, ये हो गया 30, और ये होगा 10% हिस्सा। ठीक है। अगर आपको इसको डिग्री में बनाना है तो डिग्री में बनाओगे, अगर आप ये पूरा कितना हो गया? 100 हो गया। अब डिग्री में बनाओगे तो 360 है। 360 को आप किस प्रकार से लोगे? 360 को आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से बांटोगे, पूरा 360 है, तो ये कितना आया? 36 डिग्री आया। कितना आया? 36 डिग्री आया। ये कितना आ जाएगा? पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 में से 60 है, 100 में से क्या है? 60 है, तो 360 में से कितना होगा बच्चों? तो 100 में से 60 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 36 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, 36 3,
और 36 18 और 3 21 216 डिग्री। ये 216 डिग्री होगा, ये 36 डिग्री होगा और ये कितना होगा, ये 108 डिग्री हो जाएगा। यानी पूरा 360 को आप पाई चार्ट में बनाओगे, ये कह रहा है डिग्री में 100 करो, तो हम डिग्री में 100 करेंगे कि 100 टोटल 100 बुक में से 10 बुक बायोग्राफी की है, तो 360 डिग्री में से कितना होगा। आप पेपर के अंदर सीधा इतना सा लिखोगे। पेपर के अंदर क्या करोगे, अभी आपको क्या छापना है, यहाँ से आप इसको इतना सा नोट कर लीजिए, ये बस इसका सॉल्यूशन ये नोट कर लीजिए। और आप पेपर के अंदर सीधा एग्जाम में बैठ के सीधा देना चाहते हो तो 100 में से 10 तो 360 में। भाई साहब आपको नॉन फिक्शन की पूछता तो 100 में से बच्चों 30 तो 360 में से कितना, ये नॉन फिक्शन का हो जाता। भाई साहब आपको फिक्शन के पूछता तो फिक्शन के लिए आप 100 में से 60 करते और 360 से मल्टीप्लाई करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका आंसर बनेगा 36 डिग्री। 100 में से 10 बायोग्राफी की है तो 360 डिग्री में से 36 डिग्री पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये 36 डिग्री का एंगल बना के आपको बायोग्राफी की बुक को शो करना पड़ेगा पाई चार्ट के अंदर। इफ 1/4 हाफ एंड 1/5 ऑफ ए नंबर यानी एक नंबर लेना पड़ेगा आपको, और नंबर जो बच्चों हैं आपको अभी यहाँ बताया नहीं, एडेड इट सेल्फ खुद में ही जोड़ना है। यानी एक बार तो उस खुद नंबर को ही ले लो, नंबर ले लिया और उसका फिर ये जोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा, इसका मतलब बिकेम 2 का मतलब बराबर हो जाएगा उस नंबर का। ये इट्स खुद के नंबर को खुद के नंबर के प्लस लेना है, और क्या लेना है, उसका 1/4 उस नंबर का 1/4 लेना है। फिर क्या लेना है, हाफ लेना है, जो भी नंबर माना आपने एक्स उसका हाफ लेना है। और क्या लेना है, एंड 1/5 का मतलब 1/5 यानी उसका जो है 1/5 लेना है। ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा बिकेम टू आपको एक वैल्यू मिलेगी 39। ठीक है, व्हाट इज द नंबर, यानी जो है अभी अपन एक्स निकालेंगे उसका मान क्या आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आप जो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ था आपने उसको कन्वर्ट कर दिया मैथ्स के अंदर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ हम अपने हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे, कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है, बाकी सबका इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 4 2 5 के लिए एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें है ना उस नंबर में इन सभी डिजिट का भाग जाए, तो वो है 20। इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 20 बार जाएगा। 20 इंटू एक्स करोगे तो 20x आएगा। 4 का भाग 20 में दोगे तो 5 बार, 5 को x से गुना करोगे तो 5x आएगा। प्लस 2 का भाग 20 में दोगे 10 बार, 10 इंटू एक्स करोगे तो 10x आएगा। 5 का 4 टाइम 4 इंटू एक्स करोगे तो 4x हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है आपको 39। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 20 5 25 और 10 35 और 4 39x बराबर 39 और बटे में इसके है 20। तो जब बराबर का निशान हो हमने यहाँ पे मन से 1 लगा दिया। 39 इंटू एक्स यानी ये 39 से ये कट जाएगा, 39 इंटू एक्स तो यहाँ से 39 मल्टीप्लाई है तो यहाँ बचेगा 1 और ये 39 से 1 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों x/20 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो बचेगी यहाँ पे आएगी, जो मूल नंबर था वो मूल नंबर जो हो जाएगा बच्चों कितना, जो मूल नंबर है वो x की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, दोबारा आप इसको x जो खुद है इटसेल्फ खुद नंबर जो है इटसेल्फ उसके अंदर खुद के अंदर ही आपको उसका कुछ पार्ट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, उसका पार्ट जोड़ना। 1/4 यानी 1/4 यानी उस नंबर का x/4, हाफ यानी बाई 2, 1/5 यानी अपॉन 5 और प्लस एडेड टू खुद को भी जोड़ना है। ठीक है, खुद को भी जोड़ना है। तो आप इस प्रकार से फ्रैक्शन की वैल्यू बनाओगे। ये जो बराबर का निशान होता है उसके बाद में आप इन सबको जोड़ा 49। जब सबके वेरिएशन x बराबर है तो आप इन सबको जोड़ सकते हो, ये सारे 39 हो जाएगा। 39x बराबर 39/20 तो 39 इंटू में आप इसको कैंसिल कर दीजिए एक बार। x अपॉन 20 1/1 तो अपॉन में 1 है तो इसका वो क्रॉस करोगे तो 20 आएगा। x इंटू 1 करोगे तो x आएगा और इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा 20 बी ऑप्शन। What is the difference between the place value and face value of digit 9? एक नंबर दिया है उसमें आपको पॉइंटेड किया है 9 को, किसको किया है 9 की आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू में जितने भी पीछे डिजिट होते हैं उतने आप पीछे 0 लगाते हो और
फेस वैल्यू ये होती है, और इसका क्या लेना है, डिफरेंट लेना है। डिफरेंट को गणित में कहते हैं माइनस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अपन इस प्रकार से बनाते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू पीछे 4 जीरो हो जाएंगे, 2 की प्लेस वैल्यू 2 और जीरो लगा देंगे, 8 की प्लेस वैल्यू 8 और पीछे 2 जीरो लगेंगे, 800। और फेस वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू बच्चों 9 होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर 2 3 4 5, यानी जिसका जैसा चेहरा दिखता है, कैसा दिखता है 5, ये कैसा दिख रहा है 5, तो ये इसकी वैल्यू 5, ये 4, ये 3, ये 2, इस प्रकार से सबकी वैल्यू होती है। जैसा दिखता है, जैसा डिजाइन किया उसकी वैल्यू, जैसे ये बोर्ड जो दिख रहा है, ये बोर्ड जैसा दिख रहा है उसकी ये फेस वैल्यू है, 2 जैसा दिख रहा है उसकी फेस वैल्यू है। ये कहाँ तक जाती है बच्चों, ये 9 तक जाती है। 10 से आगे जितने भी नंबर है वो प्लेस वैल्यू से बनते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा 1, यानी 9000 में से 9 घटाओगे तो 8991 आंसर आएगा, यानी 8991, 9 कम करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से कोई भी नंबर दे रखा हो और उसका कोई भी एक डिजिट को आप डिनोट कर सकते हो, 6 9 8, ये 2 7 है। इसमें आप जो है अभी 6 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इन ए ट्राइंगल RST, ट्राइंगल के वर्टिक्स के नाम दे रखे हैं, एंगल ROT 140 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी ये ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों इसमें कुछ डायग्राम भी आपको बता रहा है। ये कह रहा है कि जो मान लो ये एंगल ए है, एंगल ए है, तो जो एंगल ए जो है ये इसको बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये आपको क्या कर रही है, हाफ हाफ, यानी एंगल ये ए है तो ये भी ए है, यानी ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है। कैसे मान लो ये 25 है तो ये भी 25, बी बराबर बी, एंगल बी डिग्री बराबर बी, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट लाइन, RONOT। जो लाइन RO, ये जो RO जा रही है और TO जो जा रही है, इन दोनों लाइनों को बोलते हैं बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी द्विव, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विव भाजक रेखा। का मतलब ये होता है कि एंगल एक ऐसी लाइन निकलते समय, एक ऐसी लाइन जो निकलते समय एंगल को दो भागों में बांट कर निकल जाए, उसको बाइसेक्ट लाइन बोलेंगे, यानी समद्विव समान। इसको हिंदी में तो ऐसे ही पता चल रहा है, सम यानी समान, द्विव यानी दो, भाजक यानी दो भागों में, समान दो भागों में बांट के निकलती है। तब एक थ्योरम आता है बच्चों ट्रायंगल का। क्या होता है कि बाइसेक्ट लाइन करने से जो एंगल बनता है, जैसा अभी बना है कि ROT, ठीक है, एंगल ROT जो है वो 140 डिग्री दिया हुआ है। ये किससे बना है, बाइसेक्ट करने से, बाइसेक्ट लाइन काटने से बना है, ठीक है। इस एंगल और इस एंगल में क्या संबंध होता है, तो जब ये जो एंगल आपको ज्ञात करना है, ये जो एंगल होता है, ये इसके और इसके जो संबंध होता है वो ये होता है कि एंगल आपको निकालना है x डिग्री वाला। तो ये बच्चों हमेशा ना ये 90 प्लस आएगा, कितना आएगा, 90 प्लस आएगा। तो जो आपको वो ज्ञात करना है, तो ये जो एंगल होता है ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, इसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। जो भी दिया रहेगा 140 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 220 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं थीटा। उसमें से आप क्या करोगे, हमेशा 90 घटाओगे। ये हम चाहे ट्रिक्स मानो, चाहे सूत्र मानो, चाहे थ्योरम मानो, ये जो एक इसका निकालने का सीधा तरीका है कि अगर ये दिया हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे अभी आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 140 डिग्री दिया है, वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो 140 डिग्री दिया है, आपको एंगल एक्स फाइंड करना है, तो 140 डिग्री माइनस 90 करेंगे और गुणा करेंगे 2 से। बच्चों 140 में से 90 घटाओगे तो आएगा 50 डिग्री, और बाहर जो ब्रैकेट खोलोगे तो 2 से गुणा होते ही ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 डिग्री। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक ऐसा ट्रायंगल हो
और इसकी बाइसेक्ट लाइन यहाँ काटे और इसकी बाइसेक्ट लाइन यहाँ काटे, और ये ABC एक ट्राइंगल है जिसकी दो बाइसेक्ट लाइनें ओ पर काटती है। तो ये जो एंगल होता है और ये एंगल होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो जो एंगल ए है ये कितना आएगा बच्चों? ठीक है, और ये जो है ये कितना आएगा? मान लो एंगल ए गिवन हो, ये दिया हुआ हो, मान लो ये, ठीक है, ये थीटा डिग्री दिया हो, कितना दिया हो? अभी ऐसे मान लो थीटा डिग्री दिया हुआ है, और आपको एंगल BOC ज्ञात करना है, BOC, एंगल BOC ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? जो अभी किया ना उसका रिवर्स करेंगे आप। अभी आपने क्या किया? थीटा में से 90 घटाया, आप 90 को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 किया, आप डिवाइड करोगे, वहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड करोगे। कैसे? ये जो थ्योरम है कैसे बनेगा? तो ये जो है बनेगा आपका 90 प्लस जो ऊपर दिया है थीटा उसका आधा, ठीक है, 90 प्लस जो एंगल दिया है थीटा उसका आधा करोगे तो हमेशा आपका इसका आंसर बन जाएगा। जब ये एंगल दिया हो मान लो थीटा, तो ये कितना होगा? 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, यानी उसका आधा करके 90 में जोड़ोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है और आपको ये चाहिए तो इसका उल्टा करोगे। उल्टा कैसे करोगे? कि जो भी थीटा दिया रहेगा यहाँ पे उल्टा, यानी इधर जाना हो आपको वापस, तो 90, ये जो 90 प्लस हो रहा है यहाँ पे 90 माइनस होगा, और यहाँ पे डिवाइड में 2 आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आएगा, यानी बिल्कुल उल्टा। और ये अगर आपको चाहिए, अगर ये एंगल चाहिए तो आपको 90 प्लस थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, और ये एंगल चाहिए तो थीटा माइनस 90 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये जो है ज्योमेट्री के ट्रायंगल का थ्योरम है। क्या है? थ्योरम है। और थ्योरम किसका काम करता है? ट्रिक्स का काम करता है, शॉर्ट मेथड का काम करता है। मोटा मोटा इसको समझते हैं। ये जब एंगल दिया हो एंगल, तो आप इसको क्या करेंगे? 140 में से 90 घटाएंगे, 50 आएगा, उसको 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री, सीधा शॉर्टकट। ए डिपार्टमेंट स्टोर ऑफर ए 25% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम। ए कस्टमर बाय 2 शर्ट फॉर 800। 2 शर्ट है बच्चों, 2 800 में ले रहा है, चलो यहाँ इसने 1600 रुपये पे किए हैं। एक पेंट ले रहा है 500 रुपये की, 1 पेंट, एक 500 रुपये की पेंट ले रहा है, 500 रुपये ये हो गए। एन एडिशनल 5% सेल टैक्स। सेल टैक्स हमें चुकाना पड़ता है, डिस्काउंट हमें मिलता है, हमारा फायदा होता है, जबकि हम टैक्स चुकाते हैं। ठीक है, हाउ मच विल द कस्टमर पे? चलो ठीक है, इसका राउंड में आपको राउंड फिगर आंसर निकालना है। आपने टोटल कितना खरीदा है? आपने 2 शर्ट 800 रुपये के खरीदे हैं, 1600 रुपये ये बन गए आपके, और एक पेंट 500 रुपये की खरीदी है, इससे आपके 500 रुपये बन गए। आपका जो टोटल बिलिंग हुआ है ये आपका टोटल हो गया 2100 रुपये। 2100 रुपये की सेल हुई है, इसको आप क्या बोलते हैं? सेल, SP हो गया। अब आपको डिस्काउंट किस पे मिलता है? छूट इस पे, SP पे। आपको जो जितना आपने परचेजिंग की, आपने शॉपिंग की, उस पर क्या मिलेगा? 2100 रुपये पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 75%। आपको 25% नहीं देना 100 पे, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 75% देना पड़ेगा। 2100 का 75% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो है ये जो आपको 75 देना है और एक 5% और आपको देना है 5%। तो बच्चों ये 55 हो जाएगा। मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ। आपको डिस्काउंट के बाद में आपको पेमेंट कितना देना चाहिए था? 21 इंटू 75, यानी 21 का 75 से 75 का गुणा करोगे, 75 कम 75, 75 कम 75, 5 कैरी ऑन 7, 75 दूनी 150, 75 टू जा 150 का डबल 150, और ये 7 हो जाएगा 157, यानी आपको 1575 रुपये का डिस्काउंट के बाद में पेमेंट करना है। आपने 2 पेंट 800 रुपये की, 1600 रुपये की, और एक शर्ट लिया आपने 2 शर्ट 800 के 1600, और एक पेंट लिए 500 रुपये की, 2100 रुपये का आपका SP आपकी शॉपिंग हुई है। उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 75% चुकाना है 1575 रुपये। 2100 का 75%, 1575 रुपये आपको चुकाना है, प्लस 1575 ये चुकाना है, प्लस आपको क्या करना है? आपको टैक्स देना है। आपने सेल कितनी की है? 1575 की है। 1575 पे आपको पैसा लगेगा 5%, ये भी आपको चुकाना पड़ेगा। 5 के पाड़े से 1 बार, 5 के पाड़े से 20 बार। 20 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 के पाड़े से इसको काट दीजिए, 5 के पाड़े से 4 बार, 5 के पाड़े से 3, 125 हो जाएगा।
325 में फिर से 4 का भाग दीजिए, तो ये कितना आ जाएंगे, 4 से काटोगे 3250, 325 में 4 का भाग देंगे तो 320 तक आ जाएगा, 81 रुपये, 81 चौके 324 और 0.25 कर दोगे। ये प्लस जो सेल है टैक्स लगा रहे आप पर 81.25 और ये हो गया 15.0, तो टोटल 0.25, ये कितना हो गया बच्चों 6। आपको 1656 रुपये के आसपास आपको चुकाना है, यानी आपका राउंड फिगर जो आंसर बनेगा 1654 रुपये आंसर। ये बोल रहा है अप्रोक्स लेना है, क्या लेना है आपको, राउंड ऑफ लेना है, राउंड ऑफ लेना है। यहाँ पे जो है सही कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो है 1653 भी सही कैलकुलेशन करोगे तो 1653.75 आ जाएगा, और इसको राउंड फिगर में आप 1654 लेंगे, 754 ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों ये जो है ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट और परसेंटेज के थ्रू क्वेश्चन है, और ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है एमपी पर, और आपको सीपी पर क्या मिल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्विमिंग पूल का मेजर है 35 मीटर और लेंथ एंड जो विड्थ दे रखी है वो है 10 मीटर। व्हाट इज द एरिया स्क्वायर, आपको टोटल एरिया निकालना है, कितना एरिया निकालना है सेंटीमीटर में, क्यों ना आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो 1 मीटर में कितना होता है बच्चों, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर होता है। 35 में कितना हो जाएगा 3500, और 10 में कितना हो जाएगा इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दो, 1000। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेथ। ये हो गया 3500 सेंटीमीटर बाई 1000 सेंटीमीटर। 35 तो ये है ही, 2 जीरो ये लगा दो और ये 3 जीरो ये बिठा दो, आपका आंसर बन जाएगा, मीटर से कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यूनिट है, मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, यहीं पे आप एग्जाम में पेपर के अंदर इसको 0 लगा दीजिए, इसके भी आप 0 लगा दीजिए, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में आपका आंसर बन जाएगा ये। इफ 6 वर्कर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज, तो टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, 6 लोग हैं, कितने दिन तक काम करने आते हैं, 15 दिन तक आते हैं, तो इनकी टोटल जो है परसेंट जो हो गई है 90 है। ठीक है, इस काम को कौन करना चाहता है, अब हाउ मनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, इसको 9 दिन में करवाना चाहते हैं हम, इसको कितने दिन में करवाना चाहते हैं, 9 दिन में ही इस काम को पूरा करवाना चाहते हैं। तो आपका आंसर बनेगा, कितने मैन चाहिए, रिक्वायरमेंट कितने की होगी बच्चों, 10 आदमी आपको चाहिए, 10 आदमी आपको चाहिए। यह है आपका टाइम एंड वर्क का कह दीजिए, चाहे मिक्स प्रोपोर्शनल का कह दीजिए, यानी MDH बटे MDH करोगे आप, इसका शॉर्ट क्या होता है MDH बटे MDH। घंटे वंटे यहाँ पे दिए नहीं, एच हम आपको दिन और वर्कर से करवाते हैं। चलो शॉर्ट में, आदमी कितने दिए 6, M की वैल्यू दी है 6, D कितने दिए 15, H नहीं दिया छोड़ दो। फिर आगे क्या दिया, कंप्लीट द सेम वर्क 9 डेज, आपको मैन ज्ञात करना है, M की वैल्यू ज्ञात करनी है, D कितने दिए 9, और दे रखे या घंटे नहीं दे रखे, तो इससे आपका आंसर बनेगा, देखो ये यही है ना 90, ये 90 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, तो जो मेन है, मेन आंसर कितना आ जाएगा आदमियों का 10 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका सीधा सीधा तरीका है बच्चों, शॉर्ट तरीका है ये। ठीक है, आप यहाँ पे 6 को इससे गुणा करके और आप इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 9 करेंगे, पेपर के अंदर एग्जाम में आपका आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, 3 दे रखे, मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये एक बच्चों थ्योरम होता है, किसका होता है, त्रिभुज का। कैसा त्रिभुज का, राइट एंगल का, राइट एंगल का थ्योरम पाइथागोरस ने दिया है। किसने दिया, पाइथागोरस ने दिया है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ था जिसने थ्योरम दिया है, उसने एक ऑब्जर्व किया बात कि जब 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली भुजा है वो सबसे लंबी होगी, पहली बात तो,
और इसको हाइपोथेसिस कहेंगे। और इनके बीच में जो रेशियो बनेगा वो रेशियो तब क्रिएट होगा जब ये बेस और परपेंडिकुलर ये है, और इनके आप अगर स्क्वायर कर दोगे, इनके स्क्वायर करोगे, जो 90 बनाती है, जो लाइनें 90 बनाती है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का स्क्वायर करोगे, बेस और हाइट परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके आप इनको जोड़ोगे तो जो उनका स्क्वायर है वो 90 के सामने वाली भुजा के बराबर आएगा। ठीक है। जो इसका थ्योरम है वो ये है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो हाइपोथेसिस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, देखो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। हमें थोड़ा बहुत कुछ याद भी होना चाहिए। हमने इसका जब स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और 4800 का कितना हो जाएगा, 48 का होता है 2304। तो हमें यह पता चल गया है कि अगर इसको इसमें से घटाएं तो कितना आएगा, 196। यानी ये भी एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका है, 14। हम यहाँ पे मोटा मोटा ऐसे ही समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ये 14 x की वैल्यू आएगी, कैसा आएगी, चलो ये 50 है। ठीक है। ये आपको ये दिया हुआ नहीं है, एक मान लो ये दिया हुआ नहीं है, और एक और वैल्यू दे रखी है 4800, तो ये हो जाएगा 2500। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर 2304। आप कहेंगे सर आपको कैसा आइडिया आया, बच्चों स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, 48, 50, 60 तक की स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 4800 का होता है 2304 प्लस ये b जो है x की वैल्यू अपने मान ली b, तो b का स्क्वायर जो है ये कितना आएगा देखते हैं। तो ये जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो 2500 में से आप 2304 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस में बराबर से उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा तो ये 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर, मैंने रूट क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि मैं स्क्वायर को हटा रहा हूँ। देखो ये स्क्वायर से हटाते ही क्या लगेगा, ये स्क्वायर को हटाते ही या क्या लगेगा, रूट लगेगा। और रूट के अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू रहने वाली है बच्चों 2500 में से आप घटा देंगे 2304, तो 196 आएगा। तो जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये किसका यहाँ होता है, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इतना सब कुछ आपको नहीं करना है, ये मैंने पूरा आपको आंसर है ना डिटेल बताया है। आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, 2500 का है, ये किसका है, 2304 का है। क्या इसका अंतर लेने से या जोड़ करने से क्या हो सकता है, 2304 और 2500, इनको दोनों को जोड़ के देखें कोई स्क्वायर आएगा क्या। इनका अंतर लेने से हमें पता चल गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है, उसका अगर आप रूट करोगे तो आपका आंसर बनेगा 14। ये हो गया पाइथागोरन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, यानी एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, ट्रू फॉर ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों होता है एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज कितने होते हैं, 5 होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे आपका ये एक आयत है, इसमें आपकी 90 डिग्री है, लेकिन आपने इसको धक्का मार दिया और आपने इसको थोड़ा ऐसे तिरछा कर दिया। तिरछा करने से ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि हम 90 डिग्री तो नहीं रहा, लेकिन जो ये सामने आने वाली भुजा थी ना, ये तो अभी भुजा की लंबाई तो वही है। जैसे ये छोटी वाली ब्रिज थी तो ये मान लो 10 थी, तो ये भी 10 ही है। टेढ़ा करने से भी तो ये इसकी क्या है, सेम है। तो जो आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इसका जो साइन होता है, दो पैरेलल खींच के एक GM लिखा जाता है पीछे। इसके बारे में क्या बात सही है, देखो अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि अपोजिट साइड दोनों ये और ये आपस में बराबर रहेगी। ठीक है, ये रेक्टेंगल से बनता है। और एडसेंट लाइन का मतलब होता है कि ये जो एक पॉइंट है, एक ही बिंदु से दो जो भुजाएं निकलती है, वो कह रहा है कि ये आपस में क्या होती है, एंगल्स आर इक्वल। बच्चों ये इक्वल नहीं होता है, ये एंगल कितना होता है दोनों, ये 180 हो सकता है। ठीक है, दोनों कितने हो सकते हैं, 180। इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, बात अभी तक तो सही है कि आप अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। बिल्कुल ये बात भी क्या है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल
और ये एंगल आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि चारों एंगल का जो है योग, चारों एंगल का जो है 360 डिग्री होता है और आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। ये कह रहा है कि आर के मतलब दो से ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा भी, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड आर किस में होती है, ऑल साइड आर रोम्बस में होती है बच्चों, जो वर्ग को धक्का मारने से बनता है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती है, उसमें होती है, पैरेललोग्राम में नहीं होती है। ठीक है, एंड ऑल एंगल आर इक्वल, इक्वल नहीं रहेंगे सारे एंगल। ये बात यहाँ से क्या हो गई है, गलत हो गई है। द डायगोनल आर इक्वल। देखो बच्चों, जब इसके अंदर आप डायगोनल बनाते हो आमने सामने वाले, जैसे ये आपने क्या बनाया था अभी, ये आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, इसका एक डायगोनल ये है, इसका एक डायगोनल ये है, इनकी लेंथ आपस में दोनों कैसे पॉसिबल, इक्वल नहीं होती है। ये हो सकता है, इक्वल की जगह ये होता है कि ये यहाँ से लाइन और ये लाइन बराबर होती है, यानी एक डायगोनल है, दूसरे डायगोनल को, इसको और इसको, ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बराबर पार्ट में बांटता है। एक डायगोनल दूसरे को इंसेक्ट करता है, बराबर बराबर भाग, दो बराबर भागों में बांटता है। तो डायगोनल दो, लेंथ ऑफ डायगोनल दोनों की बराबर नहीं होती है। ये मान लो इतनी लंबी है तो ये इतनी सी है, तो ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। इसका आपका ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन स्टेटमेंट जो है बी बनेगा। बच्चों कई बार ऐसे थ्योरिकल स्टेटमेंट आते हैं तो इनका आपको क्या करता है, एक एक का एनिमेशन करना पड़ता है ऑप्शन का, बाई एनिमेशन आपको इसको हल करना पड़ता है। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज़ से ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप थोड़े से भी मिस गाइड हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल, फिर से एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए और सी कितना दे रखा है बच्चों, क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं, 4 होते हैं, ए बी सी डी चारों एंगल होते हैं, कितने होते हैं, 4 एंगल होते हैं। कैसा भी आप ले लीजिए, ए बी सी डी मान लो ये है। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि ए 120, अच्छा ए इधर है, ये हो, इसमें पर्सन के अकॉर्डिंग ही मैं चलो डायग्राम बना देता हूँ, एंगल ए बी सी डी। हालांकि आपको वहाँ पे इतना कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आंसर कैसे देना वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ए और सी जो है 120 है और ये आमने सामने बराबर होते हैं, दोनों 120 होते हैं, तो कितने कितने हो गए, 60 हो गए। अब ये कितना हो गया, जो एडसेंट होता है ये दोनों एंगल का सम होता है 180। एंगल ए और एंगल डी टोटल होते हैं 180, इसलिए एंगल डी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से क्या करोगे, एंगल ए घटा दोगे तो ये कितना आएगा, 120 आएगा। इसी प्रकार से एंगल बी भी आ जाएगा, ये 120 है तो 120 ये भी होगा। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं बच्चों सर इतना क्यों कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, बाकी सीधा कैसे करना बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या है, चलो इसका डिटेल लिखना हो तो वो पढ़ा है, शॉर्ट में एग्जाम के अंदर क्विकली 15 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर कैसे करना है बिना फैन उठाए। क्वाड्रिलेटरल एबीसी है, ठीक है, दो एंगल आपको दिए हुए हैं, कितने, 120, और मैंने ये कहा कि चारों एंगल का कितना योग होता है, 360, उसमें से दो एंगल कितने दे दिए आपको, दो एंगल 120 दे दिए, तो चाहे बाकी कोई भी एंगल बी है चाहे डी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 4 में से 2 120 है तो पीछे वाले 2 कितने बचेंगे बच्चों, 240 बचेंगे ना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और यूं आप पूरा डिटेल करके देखोगे तो ये 60 है तो ये 120 और 120 दोनों बी और डी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बी भी 120 है और डी भी 120 है, टोटल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा ऑब्जर्व करना है बाय ट्रिक्स। और ये जब आप सीधा कब कर पाओगे, बिना डर, बिना हिचकिचाहट, बिना हेजिटेशन, आप ये कब कर पाओगे, जब आपकी कम से कम बहुत ही शानदार इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या प्रीवियस पेपर के आप क्वेश्चन मिलाओगे। मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ जैसे कि पेपर में बैठकर आप कैसे करते हैं, मैं उस तरीके से भी बताता हूँ कि आप क्लास में कैसे इसको पूरी डिटेल कैसे समझते हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि बिना पेन उठाए आप इसको एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व, ऑब्जर्व करके ही आपकी इसको इतना एडवांस मैथ का ज्योमेट्री का क्वेश्चन होते हुए भी आप इसको बिना पेन उठाए, बिना टाइम खराब किए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट, if the temperature of a city increase from 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस in 5 आवर। बच्चों ये एवरेज का क्वेश्चन है, किसका है, एवरेज का। आपको इसमें क्या था, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अच्छा, पहले किस में आपको वैल्यू दी है, सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू दी है, किस में दी है, सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू दी है, और आपको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है,
यहाँ से जो हम सीधा इसको कैसे करेंगे, 25 डिग्री से जो है 25 डिग्री से ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री हो गया, ये कितना बड़ा है बच्चों, यहाँ पे जो है ये इसमें प्लस हो गया, कितना 20 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया है। ये कितने घंटों में हुआ, 5 घंटों में हुआ है, ठीक है। तो जब इसको अपन करेंगे, इसका जो फॉर्मूला, इसको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, तो जो फ़ारेनहाइट आएगा, फ़ारेनहाइट का जो होता है यहाँ पे बच्चों, तो जितना सेंटीग्रेड दिया हुआ है आपको, सेंटीग्रेड कितना दे रखा है, सेंटीग्रेड दिया हुआ है 20, इसको आप गुणा करेंगे 9/5 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 यानी 36 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री को आप जब इसका एवरेज निकालेंगे तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है आप चेंज करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 घंटे का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 72 पॉइंट ये फ़ारेनहाइट पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 20 से लेकर 45 तक यानी 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी प्रति घंटा ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और फ़ारेनहाइट के अंदर हो जाएगा 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट F हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट कैन कंप्लीट एन आर्ट प्रोजेक्ट इन 18 डेज। बच्चों ये फिर से टाइम एंड वर्क, या फिर आप इसको मिक्स्ड प्रपोजनल कह सकते हो। ग्रुप में 8 स्टूडेंट है, कोई प्रोजेक्ट है 18 दिन में तैयार करते हैं। ये चाहे स्टूडेंट है, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई वर्कर है ईंटें बना रहे हैं, कोई मकड़ी है जो जाले बनाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ये मिक्स्ड प्रपोजनल मिश्र अनुपात के और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मिक्स मिलके ग्रुप में लोग काम करते हैं, प्रत्येक आदमी का कितना कैपेसिटी ये मालूम नहीं होता है। एक ग्रुप में 8 स्टूडेंट है जो आपको 18 दिन में प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो कितने दिन में ये जो प्रोजेक्ट है 6 स्टूडेंट बना के तैयार कर देंगे। तो मैंने अभी बताया था MDH बराबर भी कह सकते हो MDH। यहाँ पे आपको घंटे कुछ दिया नहीं, हॉर्स वगैरह, आपको नंबर दे रखे हैं, मेन दे रखे हैं 8 स्टूडेंट, दिन दे रखे हैं इसके कितने दे रखे हैं बच्चों, स्टूडेंट दे रखे हैं, और ये काम कर रहे हैं पूरा 18 दिन में। और यहाँ पे नील है, नहीं लिखेंगे। मेन स्टूडेंट की संख्या की बतानी है, कितने दिन में आपको करवाना है, 6 दिन में काम पर करवाना है पूरा। यहाँ पे आपको MDH बराबर MDH लगाना पड़ता है कि कितने आदमी कितने दिन पर की ओर काम करते हैं, बराबर इतने आदमी कितने दिन में कितने घंटों में काम पूरा करवाना है। इसमें से कुछ भी पूछे, अभी जैसे अभी आपको पूछा है कि सेम प्रोजेक्ट 6 स्टूडेंट कितने दिन में, आपको डे पूछा है, यहाँ पे आपको H दिया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप MD बराबर MD कर देंगे, तो मेन यानी स्टूडेंट जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। 6 की टेबल से 1 टाइम, 6 की टेबल से 3 टाइम। जो मेन है वो 8 दिए, 24 स्टूडेंट आपका ये काम जो प्रोजेक्ट है पूरा कर देंगे 24 दिन में। मतलब 6 स्टूडेंट है ना, 6 स्टूडेंट, M तो दिया हुआ है 6, D आपको ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा। देखो फिर से, मेन 8 स्टूडेंट 18 दिन में प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट है पूरा। 6 स्टूडेंट कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, 6 स्टूडेंट कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D का वैल्यू आ जाएगा 6 की टेबल से 1 टाइम, 6 की टेबल से 3 टाइम। तो ये 8 × 3 जो है ये आपके डेज आ जाएंगे, यानी 8 दिए 24 दिन। क्लियर। MDH बराबर MDH, ठीक है। H यहाँ पे नहीं दिया है, M यानी स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये हो गए M, ठीक है। प्रोजेक्ट कितने दिन में कर रहे हैं, डे होता है दिन। हमारे जो इधर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है एपेक्स सैनिक स्कूल की, है ना, इसमें आप इसके थ्रू अभी देखो बच्चों एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। आज जो है, आज 2 दिसंबर है और 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है, अगले 5 दिन बाद में। इसके एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करना है, नज़दीकी किसी भी शॉप पे जाके, या आप खुद मोबाइल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ यहाँ है। इसमें आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे जो टीम है यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में। इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा
कि क्या प्रोसेस है एडमिट कार्ड निकालने की, ठीक है। और उसी एडमिट कार्ड के थ्रू जो हमारे यहाँ पे जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है OMR द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज OMR पे ली जाती है। और आज से जो ओरिजिनल जो हमारे रोल नंबर आ गए हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड निकलवा लिए, तो एडमिट कार्ड जो जिन बच्चों के आ गए हैं हम उनके OMR द्वारा ओरिजिनल OMR है ना, इसमें ओरिजिनल जो है रोल नंबर जो है उसकी हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। 5 दिन में कम से कम 10 OMR टेस्ट हो जाएंगे पर डे 2 के हिसाब से। और इसी परिणाम का जो है, इसी मेहनत का जो हमारा जो नतीजा है पिछले सालों में जो है, इन बच्चों ने, जैसे इस बच्चे ने 400 में से 320, इस बच्चे ने 286, 222, 246 आउट ऑफ 300 है ना, 261, 269 एंड 274 इतना स्कोर किया। कुछ बच्चों ने स्कूल से मिलिट्री एग्जाम दे के फाइट करके उन्होंने स्कूल भी ज्वाइन किए, जैसे हिमाचल वगैरह में अभी वो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम आपको इसलिए आपसे शेयर करें, इन बच्चों के नंबर जो स्कोर है वो इसलिए शेयर करें ताकि आप भी मोटिवेट हो। आपकी तरह ये बच्चे भी गाँव से दूर दराज से आते हैं, मेहनत करते हैं, OMR पे टेस्ट देते हैं, क्लास से कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं, डाउट सीजन में डाउट पूछते हैं, और हर एक फैकल्टी के साथ जो भी है एक फ्रेंडली कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम को वो शेयर करते हैं। इसलिए वो क्या है, इन बच्चों के इतने स्कोर बने, ये बच्चे तैयार हुए। इन बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक, आपके साथ ही साथ ये भी आपके साथी हैं, इनकी तरह आपका भी स्कोर कार्ड आप बनाएं और मेहनत करेंगे तो आप किस तरीके से, हम बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से मैथ्स के अंदर ट्रिक्स सॉल्व करने हैं, और 50 में से जो है 50 में से 50 भी आप मैथ्स के अंदर स्कोर बना सकते हो बच्चों, अगर आपने मेहनत एक अच्छी डायरेक्शन में, गुड गाइडेंस में की हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड 1 एंगल इज 40। एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। एवरेज का मतलब बिल्कुल ही मीडियम, बिल्कुल ही लो लेवल का पर्सन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी वो का है, ठीक है। ये इजी लेवल का पर्सन है, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। एक एंगल दे रखा है 40 और दूसरा एंगल ज्ञात करना है। फाइंड द स्मॉलर एंगल। बच्चों देखो, स्मॉलर बोलने से आपको कुछ और आइडिया आ गया है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो होते हैं इन दोनों एंगल का, कोई भी 2 एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का योग होता है 180। एक तो ये कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का होता है सम 90 डिग्री। अभी हमें किसका पूछा है, अब हमें मान लो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भूल गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि सर 90 है कि 180 है। तो देखो बच्चों, एक दे रखा है और ये देख रहा है, दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलर एंगल। आपको दूसरे वाला एंगल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे ग्रेटर का बोलना पड़ेगा, ग्रेटर एंगल, ठीक है। तो आपको ये सप्लीमेंट्री का जो है 180 डिग्री एंगल दोनों का सम होता है, उसमें से एक 40 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे क्या देना चाहिए था, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड 1 एंगल इज 40 मोर देन अदर, दूसरे से कितना ज़्यादा है, 40 डिग्री ज़्यादा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, दूसरे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलर, यानी आपको दूसरे वाला ज्ञात करना है। ये जो है सप्लीमेंट्री का मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। ये एंगल है सप्लीमेंट्री आपस में, कौन कौन, एक्स और वाई, ठीक है। अभी आपको क्या दिया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला है, थोड़ा ध्यान दोगे लैंग्वेज का, तो ये बता रहा है कि एक दूसरे का जो है एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों का जो अंतर है वो है कितना, 40 डिग्री। एक स्मॉलर लेस बोला ना, अगर आप जैसे भाषा दी है और अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो क्या होगा, देखो 2 एंगल सप्लीमेंट्री एंड एक एंगल 40% मोर देन अदर, तो एक दूसरे का जो अंतर है, मोर या डिफरेंट सेम बात है, यानी गणित में इसको माइनस कहते हैं। तो जो है इसके अकॉर्डिंग 2 एंगल दे रखे हैं, उसमें एक जो है, एक एंगल बड़ा है दूसरे से, कितना, 40 डिग्री है। अब आपको पता है कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये आपका, ये तो होता है, ये तो किस में होता है, थ्योरम होता है, और ये एक कंसेप्ट होता है।
अंतर का। जब आपको ऐसा मिल जाता है तो आप इस पूरे की एक निचोड़ निकालेंगे कि दोनों का योगांतर विधि, हिंदी में इसको योगांतर विधि कहते हैं, योगांतर विधि। बच्चों यह क्या होती है, मैं थोड़ा योगांतर विधि के बारे में बता देता हूँ। दो नंबर है, कोई ए बी है, एक्स वाई है या पी क्यू है, और उन दोनों का सम भी दिया और डिफरेंट भी दिया हो, तो दोनों नंबर आप याद कर सकते हो। कैसे योगांतर विधि कैसे काम करती है, जैसे अभी बोला है कि दोनों एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री है, इसलिए दोनों का सम कितना होता है 180। अभी अंतर कितना दे रखा है, एक्स माइनस एंगल वाई, अंतर दे रखा है 40। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का प्लस का वाई माइनस का वाई तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई और माइनस का वाई तो हो जाएगा बच्चों कैंसल। तो एंगल जो एक्स है उसका दुगुना 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। एंगल 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 4 22 220। इसलिए जो इसको काटोगे तो कितना आएगा, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। अब एक एंगल 110 है और दूसरे वाला कितना है, दूसरे वाला उससे कितना कम है बच्चों, ये तो कितना आ गया 110 आ गया, और दूसरे वाला उससे कितना कम है 40 कम है, तो वो कितना है, वो कितना है 70 डिग्री है। अभी आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द स्मॉलर एंगल। तो अभी आपने उस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या बनाया कि एक तो 70 आया है और 110 आया है। बच्चों अगर अपन ने सीधा 140 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ये तो योगांतर विधि से एक्स वाई दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री जब भी बोले तो 180 करना है, कॉम्प्लीमेंट्री जब भी बोले तो आपको कितना करना है, दोनों एंगल का दोनों का टोटल 90 बताना है, ठीक है। टोटल दोनों का 180 और अंतर दिया है 40। तो आपने योगांतर विधि से एंगल एक्स और एंगल वाई 180, एंगल वाई और दोनों का डिफरेंट 40 है, तो दोनों को जब जोड़ा आपने पूरी इक्वेशन को तो ये कट गया, और ये एक्स यानी एंगल का दुगुना आया है 220, तो एंगल हो गया 110। एक 110 हो गया, 180 में से 10 घटाया तो पीछे है 70। आपको बोला कि बड़े वाले में से छोटे वाला, ये छोटे वाला जो स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, ये कितना है, तो अगर ये आपको दिखाना है तो ये आपका आंसर आएगा कितना, ऑप्शन हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। मैं भी पहली बार देख कैसा लगा कि 100 सीधा 140 कर दे, लेकिन ध्यान देना मोर देन अदर स्मॉलर एंगल आपको ज्ञात करना है, तो स्मॉलर एंगल आएगा 70 डिग्री। और बड़े वाला एंगल क्या पूछे, तो बड़े वाला एंगल का कितना, अगर यहाँ पे ग्रेटर पूछता तो ग्रेटर से क्या हो जाता है 110 डिग्री आंसर बनता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए वेंडर यानी कोई ठेले वाला, रेवड़ी वाला, ढाबे वाला, कोई दुकानदार है, 13 डजन, एक डजन में 12 एग होते हैं, क्या होते हैं 12 यूनिट होते हैं, 6 रुपये, यानी 12, एक डजन में क्या होता है 12 यूनिट होते हैं, 12 एग, 12 अंडे 6 रुपये में लाता है, यानी 12 अंडे 6 रुपये में लाता है बच्चों। तो देखो इसका 13 जो है 13 डजन 12 अंडे 13 डजन लाता है 6 रुपये में, एक डजन का 6 रुपया है, एक डजन का कितना है 6 रुपया है, मैं लिख देता हूँ, एक डजन 6 रुपये में लाता है, 13 डजन कितने में लाएगा, 6 × 13 पेमेंट बनेगा इसका, इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। 78 रुपये के वो अंडे परचेज करके लाया, क्या लाया, सीपी कॉस्ट प्राइस उसकी बन गई 78 रुपये। 13 डजन अंडे लाया, 13 पेटी अंडे लाया है, एक पेटी के उसने 6 रुपये दिए, कितने दिए हैं 6 रुपये दिए हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आ जाएगा, 13 × 6 78 रुपये में लाया है। अब उसने सेल कैसे किया, देखो एक अंडे का उसने 75 पैसा लिया, एक अंडे का कितना लिया उसने 75 पैसा लिया। अब अंडे टोटल कितने हैं बच्चों, 13 डजन अंडे है, 13 डजन अंडे है, यानी 13 डजन, एक डजन से ये आपको कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ से पैसा कितना आएगा, देखो 13 डजन अंडे हैं और एक अंडे में ये एक पेटी से कितना मिलेगा, एक डजन से, एक डजन से जो प्रॉफिट होने वाला है, एक डजन का पैसा कितना आएगा
एक डजन में होते हैं 6 अंडे। 6 अंडे जो है 0.75 के हिसाब से बेचोगे तो एक डजन से पैसा कितना मिलेगा? एक डजन से जो एसपी है वो कितना होगा? 6 × 75 कर दो तो ये कितना जाएगा? 6 30 4.5 रुपये एक डजन से मिलेंगे। ठीक है, एक डजन से कितना मिलेगा? 4.5 रुपये। तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चों? एसपी जो है 13 है डजन। 13 डजन, एक डजन से उसको मिल रहा है 4.5 रुपये। तो 13 × 4.5 करेंगे, चूंकि देयरफॉर सो 1 डजन, वो एक डजन से पैसा 4.5 रुपये मिल रहा है, तो 13 डजन से कितना रुपया उसे मिलेगा? ये एसपी आएगा टोटल। ठीक है, तो 13, ये 0 का 0, 13 पंजे 65, 6, 13 चौके 52 और 4। यहाँ से पैसा कितना मिलेगा टोटल? 4.5 रुपये के हिसाब से उसने बेचे हैं। 13 डजन केले हैं, 13 चौके 52 और 6, एक डजन जो है, एक डजन में 12 अंडे हैं। 12 × 75 करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, 12 × 75। 1 मिनट, एक अंडे का 75 पैसा है ना, तो 12 अंडे, एक डजन जो होता है यूनिट हो जाएगी 12 अंडे। 12 अंडे आप 0.75 से बेचोगे तो यहाँ पे पैसा आएगा 9 रुपया आएगा। एक प्लेट से 9 रुपया आएगा। 13 × 9, एक डजन से, और 13 डजन है तो 13 × 9, 13 × 9 करोगे तो कितना आएगा? 117 रुपया वापस मिलेगा। एसपी हो जाएगा ये जो है बच्चों 9 रुपया। एक डजन में 12, एक डजन में क्या होते हैं? 12 अंडे। एक अंडे का 75 पैसा है, तो 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 रुपया आ जाएगा, सीधा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13 नंबे 117 रुपये की सेल हुई है। आपका जो प्रॉफिट बन के आएगा 117 में से जो है प्रॉफिट रुपए में पूछा इसने, 117 रुपये वापस आए। आपने खर्च कितने किए? 78 किए हैं, तो ये कितना आ जाएगा? इसको एक कैरी कर दिया, 10 में 7 गया, 39 रुपये का इसमें बेनिफिट हुआ है, 39 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, शॉर्ट में 6 रुपये के हिसाब से लाए और 9 रुपये के हिसाब से बेच दिए। शॉर्ट 6 रुपये में लाए अंडे, 9 रुपये में एक डजन प्रति डजन बेच दिया, तो एक पेटी से कितना मिला है? 3 रुपये का प्रॉफिट मिला है। कितनी पेटी लाए हो आप? 13 डजन लाए हो, तो आपका प्रॉफिट जो है 39 रुपये। ये इससे शॉर्ट कुछ नहीं है। 6 रुपये में लाए हो, 9 रुपये में बेचे हो, तो 13 × 3 ये करोगे तो 39 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 15, 15 से, बट नॉट बाई 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? स्टेटमेंट फिर से आया है। देखो बच्चों, जब भी 15 है तो 15 का जिसमें भी भाग जाएगा उसमें 3 और 5 का डिवाइड है श्योर जाएगा, क्योंकि 15 का जो है प्राइम फैक्टर है वो 3 और 5 है। अब ये कह रहा है कि 5 से भाग नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसमें 15 का भाग जाएगा उसमें 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली। ओनली बात नहीं है, ये 5 से भी जाएगा, ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 ओनली। 2 का तो भाग जाना ही नहीं है, कुछ में जाता है कुछ में नहीं, हालांकि किसी में भी नहीं जाएगा। द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6। 4 एंड 6 नहीं, मैंने क्या बोला? 3 एंड 5 का डिवाइड जाएगा, तो ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। रोहन बोरोड का मतलब होता है लोन। बोरोड का मतलब क्या होता है? लोन लिया है 25,000 का,
बैंक से 4 साल के लिए, टाइम दे रखा है 4 साल। एंड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा दोनों सिंपल इंटरेस्ट ऐसे भी ज्ञात करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है। आपको बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रति ईयर पर साल बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ब्याज का ब्याज, पिछले साल का ब्याज मूलधन में, प्रिंसिपल में जुड़कर वो फिर से क्या बन जाता है, मिश्रधन जो है, अमाउंट जो है वापस प्रिंसिपल अगले साल का हो जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मार्क नियरेस्ट राउंड फिगर निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, हम इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका जो दिया है, एक तरफ आपको ऐसा ही ज्ञात करना है, एक तरफ क्या ज्ञात करना है, ऐसा ही जो होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम का गुणा करके 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000 गुणा 12% गुणा 4 साल। इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये 12 चौके 48, 250 इंटू 48 करोगे 12,000 रुपये यहाँ से आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI जो है ये 12 साल का करोगे तो 25,000 गुणा, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है कि P, हालांकि CI का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट का होता है। अमाउंट मिश्रधन निकाल के मिश्रधन में से आप प्रिंसिपल को लेस करते हो तभी आपका ये जो है CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आता है। 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम यहाँ पे दे रखा है 4, और ये कितना रखेंगे, 12 रखेंगे तो 100 प्लस 12 करोगे तो 112 आ जाएगा। यहाँ से 25,000 प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस 12/100 करोगे तो 112/100 4 बार लिखना पड़ेगा। 112/100 यानी 112/100 को आप 4 बार लिखेंगे, और इसको आप क्या कह सकते हो बच्चों, 2 का भाग दोगे तो 1.2 की घात 4 कह सकते हो। ठीक है, 1.2 की घात 4 है, जिसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलने वाला है जो इससे अमाउंट आने वाला है ये हो जाएगा 1.2 की पावर 4। जो आंसर आने वाला है 25,000 गुणा 1.57, ये प्रिंसिपल, ये देखो बच्चों ऐसा ही आ गया ये, और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। 25,000 को आप जब इस प्रकार से सॉल्व करोगे, 25,000 प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 यानी 100 प्लस रेट 112/100, 4 बार यूनिट इसको रिपीट करना है। तो 112/100 को आप 1.12 कह सकते हो, और इसकी पावर 4 यानी 1.12 गुणा 1.12 गुणा 1.12 करोगे तो इसका 1.57 और समथिंग लंबी कैलकुलेशन आएगी। ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको राउंड फिगर करो, या फिर ऐसा अगर ये अभी तो 50वां क्वेश्चन है इसकी अगर आप कैलकुलेशन में उलझ गए तो आपको इसमें आधा घंटा भी लग सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेकेंड राउंड में आप इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। देखिए 39,000 ये है, ये अमाउंट आया है। अमाउंट क्या आया, अमाउंट जो है, अमाउंट यानी मिश्रधन, अमाउंट जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करेंगे तो 39,337.84 में से 25,000 घटाएंगे तो ये कितना जाएगा बच्चों, 14,337.84 रुपये। ये आ जाएगा आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब 14,000 और इसका अंतर कितना है, देखो ये कितना आया है, साधारण ब्याज कितना है 12,000 और ये कितना आया 14,000, तो ये कितना ज़्यादा है, 2,337.84 रुपये ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली जो है दोनों का जो डिफरेंट है, एक कितना आया बच्चों, एक आया है 14,337.84, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ये, और एक आया है 12,000 बराबर तो इसका जो डिफरेंट आया कितना है 2337।
2337 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 2300 से शुरू होने वाला ऑप्शन है 37 को इसने क्या कहा, नियरेस्ट राउंड फिगर आपको क्या करना है, 3784 को आपको बताना है 2340, 40 रुपये बताना है। ठीक है, इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंट आपको निकालना है। ठीक है, आज के सेशन में हमने सेकेंड पार्ट में 2024 RMS का पेपर किया है अपन ने। आज अपन ने क्या किया बच्चों, RMS 2024 मिलिट्री के अंदर 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम का 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अपन ने पहले पार्ट में किए हैं और 25 क्वेश्चन आज के सेशन में किए हैं। उम्मीद है मुझे कि मेरी भी कोई अगर मुझे भी आप कुछ गाइडेंस या कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और मैंने अपने पूरे 100% के साथ आपको ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड बता के आपकी जो है इसमें एग्ज़ाम के अंदर उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है हेल्पफुल रहने वाली है। हमारे जो यहाँ ऑफलाइन क्लासेज जो है और अगले सीज़न के जो कुछ बैच शुरू होने जा रहे हैं, आप बच्चे उसमें एडमिशन लेके या आपके छोटे भाई या बहन है जिनकी भी एज लिमिट जो क्राइटेरिया है वो आपके RMS या सैनिक स्कूल या फिर किसी भी ये जैसे नवोदय जैसी एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपके बच्चे बहन या छोटे भाई एलिजिबल है या फिर गार्जियन देख रहे हैं तो आपके बच्चे की एज वगैरह से आप डिस्कस कीजिए। हम बता देंगे आपके बच्चे का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर यहाँ आप एडमिशन करवाते हैं तो हमारे जो हॉस्टल सुविधा है, हॉस्टल भी बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे यहाँ पे फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी, एडवांस फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी के साथ क्लासेज में आपको जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो डायग्राम वगैरह कुछ जनरल साइंस वगैरह में जैसे क्रिटिकल डायग्राम होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों को इजी वे में समझ में आ सके सारे कंटेंट और कंसेप्ट। और मैथ्स के अंदर भी आपको सारे के सारे जो चीज़ें हैं शॉर्ट मेथड ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। आपने कुछ देखा होगा इस क्लास के अंदर, ऑब्जर्व किया होगा। फिर भी हम टाइम के लिमिट को देखते हुए आज के क्लास को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आज हम इस क्लास को क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको फिनिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर आप मेरे साथ बने रहे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।